द प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग हमारे साथ जो रोज़ाना प्रैक्टिस से सॉल्व कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश सुपर टेस्ट से संबंधित है, इसमें हम लोग 150 प्रश्नों को रोज़ाना कवर करते हैं। तो उसमें आज भी 150 प्रश्नों को कवर अप किया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। और आप लोग भी आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे और अंत में उस बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके सही बनते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, जिसमें कहा गया है उससे चुप नहीं रहा जाता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है ये बताना है। आप लोग कमेंट करके अपना आंसर देते रहेंगे जिससे कि आप लोग को आंसर याद होता चले। तो इसमें उससे चुप नहीं रहा जाता में जो वाच्य है वो भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के तहत अगला प्रश्न है, कृपया आप सब श्रोता शांत हो जाइए। तो यहाँ पे किसी को जो है कह सकते हैं निवेदन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, जहाँ कारण के बिना अथवा कारण के विपरीत कार्य हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है ये बताना है। अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कोई पंक्ति नहीं लिखी गई है, फिर भी अलंकार के बारे में पूछा गया है। तो जहाँ पे कारण के बिना या कारण के विपरीत या अपोजिट कार्य होता है वह अलंकार जो होता है वो विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न को और इसका उदाहरण अगर बात करते हैं कि तो जैसे हो जाएगा आपका, बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये इसका साक्ष्य उदाहरण है विभावना अलंकार का। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है ये बताना है। तो देशांतर में जो समास हो जाएगा वो तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही होगा, क्योंकि इसका विग्रह अगर करते हैं तो देश का अंतर इसका विग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका देशांतर यानी तत्पुरुष समास सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द कौन सा है। तो इसमें जो शब्द सही हो जाएगा वो आपका मैमत्य, ये मरणासन अवस्था वाला एक शब्द है। ऑप्शन नंबर पहला ही मैमत्य सही होगा, ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, धरती एवं आकाश के बीच का स्थान को क्या कहा जाता है एक शब्दों में। जैसे कि ना तो धरती पे ना तो आकाश पे, तो बीच का जो स्थान होता है उसको अधर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कन्फ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग क्षितिज को ऑप्शन आंसर दे रहे होंगे या मान रहे होंगे। तो क्षितिज को जो माना जाता है जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको क्षितिज कहा जाता है, लेकिन धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसको अधर कहा जाता है, ठीक। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें जो अस्थाई भाव है अद्भुत रस का वो विस्मय होगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका पद्यांश के रूप में दिया गया है, इस लाइन को आप लोग पढ़िए और पढ़ने के बाद आंसर देने का प्रयास करते रहें। तो चलिए उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो को पॉज करके या रोक करके पढ़ लीजिए। इसमें कहा गया है कि जो पंक्ति ऊपर लिखी गई है उसके अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है। तो कविता जो खड़ी है वो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक जो है उन्हीं के पक्ष में खड़ी है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में जो उड़ रही है वो किस प्रकार की क्रिया है ये बताना है। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। ये आक्रामक प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन नंबर पहला इसका आक्रामक क्रिया सही हो जाएगा। और कह सकते हैं जैसे जिसमें क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसी को आक्रामक क्रिया कहा जाता है, ठीक। तो इसमें जो उड़ रही है तो क्या उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, तो कर्ता पर यह प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आक्रामक क्रिया सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कृतज्ञ का विलोम शब्द बताना है। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है आप लोग कमेंट करके अपना आंसर बताएं। सभी को मालूम होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न होता है। ऑप्शन सी सही होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, अट्टालिका का तद्भव रूप कौन सा है? तो ये अट्टालिका जो शब्द लिखा गया है ये तत्सम में लिखा गया है, इसका तद्भव रूप कौन सा है ये बताना है। तो ये अट्टालिका का तद्भव अटारी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो लाचार किस लिए है? क्योंकि वो अंधा है। तो यहाँ पे उसका कारण बन रहा है अंधा होने का, इसलिए लाचार है ना। तो यहाँ पे कारण जो है ये वाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और ये गद्यांश जो लिखा गया है आप लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। तो ये पढ़ लीजिए, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो को रोक कर पढ़िए। चलिए प्रश्न देखते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो इसमें जो जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर, सुकर्णो ये तीनों थे, तो इनकी भूमिका जो है यहाँ पे प्रमुख थी। लेकिन 3 ऑप्शन सही नहीं होगा, तो ये डी ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि ये सभी इसमें शामिल थे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार की अभिशाप, एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में ये जो रेखांकित शब्द जैसे बुढ़ापा लिखा गया है ये किस प्रकार की संज्ञा है ये बताना है। तो ये आपका भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर वाच्य भी पूछता है बुढ़ापा का कौन सा वाच्य है, तो ये भाववाच्य का उदाहरण होता है, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य संज्ञा सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? और उपसर्ग की बात करते हैं तो ये जो धातु के पहले लगते हैं शब्द वो जुड़ते हैं, धातु शब्द के पहले जो जुड़ते हैं उसको उपसर्ग कहा जाता है, और बाद में जो जुड़ते हैं उसको प्रत्यय के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, यानी कि उपसर्ग रहित शब्द है? तो इसका ऑप्शन सी क्षत्रिय सही हो जाएगा। इस क्षत्रिय में उपसर्ग नहीं लगा है, बाकी सभी में उपसर्ग लगा हुआ है। अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें कहा गया कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया कि शब्द या धातु के अंत में जो जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन प्रत्यय इसका राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, घुड़दौड़ शब्द किन 2 शब्दों के योग से बना हुआ है? इसका कमेंट करके आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। तो ये घुड़दौड़ जो होता है ये घोड़ा प्लस दौड़ से बना होता है घुड़दौड़, यानी ऑप्शन नंबर पहला है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न में है कि पंचमा अक्षर कौन सा है? पंचमा अक्षर के बारे में बताना है। आप लोग को पता ही होगा कि हमारे जो है स्पर्शी 25 स्पर्शी जो है व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं, उनमें जो 5वां अक्षर या पंचमा अक्षर होता है उसमें उसी को पंचमाक्षर के रूप में जाना जाता है। जैसे कि अगर बात करते हैं तो ढ, इया, अड़ा, ना और मा ये 5 अक्षर इसमें आते हैं। तो यहाँ पे माँ जो दिया गया है ये आपका पंचमा अक्षर का अक्षर होगा, ऑप्शन डी इसका माँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है, बहुत दिनों बाद दिखने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जैसे कहते नहीं बहुत दिन बाद दिखे हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि ईद का चांद होना। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। सी सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है कि ये मछली शब्द जो लिखा गया है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसमें आप लोग को अगर नहीं मालूम होगा तो सफारी लगा रहे होंगे, लेकिन इसमें सफारी, मीन और मत्स्य जो है ये मछली के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। बट ये जलोदरी जो लिखा गया है ये पर्यायवाची नहीं होती है मछली का, ये अन्न का पर्यायवाची है। ठीक है, मतलब किसी दूसरे का है, अन्न का नहीं समझ लेंगे गलत। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि ये मछली की पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, संध्याक्षर अक्षरों किन अक्षरों को संध्याक्षर कहा जाता है ये बताना है इसमें। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसी ऑप्शन जो ए, आए, ओ, आओ ये सारे हैं ये संध्याक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर इसकी जो है सी इसका सही होगा। ये सभी चारों अक्षर संध्याक्षर के रूप में जाने जाते हैं। सी सही होने के साथ अगला प्रश्न है, और यहाँ से संस्कृत जो है 21 नंबर से शुरू हो गया है। इसमें बताना है ये जो अदस लिखा गया है इसका स्त्रीलिंग प्रथम एक वचन का कौन सा रूप इसमें होगा? तो 22 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। इसका स्त्रीलिंग यानी प्रथमा एक वचन का रूप जो है असह हो जाएगा। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उपोषित में संधि बताना है।
तो उपोषित में जो संधि है वो आपकी ये अपरूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है, ये द्वि जो लिखा गया है संख्यावाची शब्द का पुल्लिंग रूप कौन सा है? ये द्वि जो शब्द लिखा गया है ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग कौन सा होगा? तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। दो पुल्लिंग इसका शब्द होगा। दो सही होने के साथ बी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है? तो प्रत्याहार विधायक सूत्र जो होते हैं वो आदिरंतयन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। नेक्स्ट है, व्याधिकरण तत्पुरुष समास में कितने भेद होते हैं? व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद जो हैं वो 6 भेद होते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अभिता के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो अभिता के योग में जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वो द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी द्वितीय सही होगा। नेक्स्ट है, औचित्य को काव्य की आत्मा किसने माना है? अच्छा प्रश्न है। सभी लोग जानते होंगे कि औचित्य को काव्य की आत्मा जिसने माना है वो हमारे मम्मट हैं। ऑप्शन डी इसका मम्मट सही होगा। नेक्स्ट है, ये ज्ञा शब्द जिसका तात्पर्य है जानना, इस धातु में लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे ज्ञास्यामी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, पद्यांश के रूप में संस्कृत लिखा गया है और इसको पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करें। 30 नंबर का कौन सा आंसर सही है? तो इसमें भी ऑप्शन भार्याम सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश के प्रश्न को लेते हैं। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है, यानी कि खाली स्थान जो भरना है, वहाँ पे कौन सा स्थान भरा जाएगा? जैसे कि चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं, दैट हुज विच हिज, तो यहाँ पे द स्टूडेंट हुज बुक आई स्टिल हैव कैन टेक इट फ्रॉम मी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है हुज भर दिया जाएगा। ठीक, चलिए अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन लिखा गया है, यहाँ पे किस उपयुक्त यानी सुटेबल प्रीपोजिशन को यहाँ पे फेल किया जाएगा ये बताना है। तो 32 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी यानी 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन 2 जो होगा, यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन यहाँ पे लिखा जाएगा 2, मोर देन के स्थान पे 2 को यूज किया जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में जो ये सारे शब्द लिखे गए हैं जैसे पनिश, जज और इम्प्रूव, तो इसमें कौन सा सफिक्स जोड़ना है कि जो है अक्षर सभी अक्षर सुटेबल हो जाएं, वर्ड सभी शब्द बन जाएं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला ही जोड़ देंगे, मेंट जोड़ देंगे तो ये सभी बन जाएंगे। जैसे पनिश में जोड़ देंगे मेंट तो पनिशमेंट हो जाएगा, जज में जोड़ देंगे तो जजमेंट होगा, और यहीं पे इम्प्रूव में जोड़ देंगे तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला मेंट सही होगा। अच्छा प्रश्न था। अगले में एरर ढूंढना है। तो यहाँ पे ए और बी सी डी के रूप में जो ऑप्शन लिखे गए हैं, कौन सा एरर है? अगर एरर नहीं है कोई तो नो एरर, डी ऑप्शन सही होगा इसका। तो चलिए बताइए। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही होगा। यहाँ व्हेन की जगह पे देन लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देन का प्रयोग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो है एरर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉइस बताना है। यहाँ पे वॉइस चेंज करना है। द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड, तो इसमें वॉइस में जब बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा द फार्मर वाज प्रिपेयर्ड बाय द फार्मर, द फील्ड वाज प्रिपेयर्ड बाय द फार्मर, ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे सिनोनिम बताना है। तो ये जो शब्द लिखा गया है इसका सिनोनिम कौन सा होगा? तो इसका सिनोनिम जो होगा वो हेल्पफुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है। तो ये जो है यहाँ पे वन हुज स्टडी मैनकाइंड का जो सिनोनिम्स होगा, और इसको एक शब्द में जो अर्थशास्त्र कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, फेमनिन बताना है। कजर का फेमनिन क्या होगा? तो इसका फेमनिन जो होगा कजारीना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कंप्रीहेंशन
यानी कि पोइट्री के रूप में जो यहाँ पे दिया गया है इसको आप लोग पढ़ लेंगे। और पढ़ने के बाद चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में इस जो पोइट्री ऊपर लिखी गई थी इसके ऑथर कौन है, यानी लेखक के बारे में पूछा जा रहा है, कौन है। तो इसका सी ऑप्शन थॉमस कैरो इसके लेखक हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है और ये कंपनी हेंसन आपके यहाँ पैसेज के रूप में दिया गया है, इसको आप लोग पढ़िए और हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ लिए होंगे और नहीं पढ़ लिए हैं तो वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न में जो पूछा गया है उसका आंसर देना है, जैसे कि दैट वाज द रिलेशन ऑफ द ऑथर विथ जॉर्ज एंड हैरिस। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देवर हिज फ्रेंड, वो दोनों क्या हैं, एक मित्र हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है साइंस के प्रश्न, अब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें जो सही होगा कौन सा है सही बताइए। क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का मान दिया गया है और 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, ये सभी जो है यहाँ पे। इसका आंसर हम बताएंगे, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे जो Q बराबर जो ये होता है आवेश Q बराबर होता है यानी इलेक्ट्रॉन को और जो है इलेक्ट्रॉनों की जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस अपना आंसर आ जाएगा। जैसे यानी बराबर तो हो जाएगा, तो ये 5 जो है 5 गुणे E का मान रख देंगे। E का मान है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसको गुणा कर देंगे। तो इसको गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। ठीक कर लीजिएगा, ये ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या प्रयुक्त किया जाता है दूरदृष्टि दोष में निवारण के लिए, ये बताना है। अच्छा प्रश्न है। तो इसमें निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, और इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस कलर में होता है या किस रंग में होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम जो होता है वो आपके पहले ही यानी लाल रंग में होता है। ऑप्शन नंबर पहला लाल रंग सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि अभिक्रिया जो ये दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए दिख रहा होगा आप लोग को, ऑप्शन भी नीचे है। यहाँ पे यस जो है ये गंधक के रूप में है और सी जानते ही हैं कार्बन है। ठीक, तो ये क्रिया जब कराएगी तो ये आपका जो हो जाएगा वो उष्माशोषी अभिक्रिया के रूप में कार्य करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अच्छा प्रश्न था। इसी के साथ अगला प्रश्न है धातुओं में से उत्कृष्ट धातु का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे ये प्लेटिनम जो है Pt जिसका संकेतक है डी ऑप्शन सही होगा। ये धातुओं में उत्कृष्ट धातु का उदाहरण होता है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। पीतल क्या है, अच्छा प्रश्न है। धातु है, उपधातु है, यौगिक है या मिश्र धातु है, विषमांगी मिश्रण है, क्या है बताइए। चारों ऑप्शन दिख रहा होगा, जो भी है बताइए। तो इसका ऑप्शन पीतल जो होता है वो आपका एक मिश्र धातु होता है, जिसमें 70% कापर होता है और 70% कापर और 30% जिंक का मिश्रण होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका ये मिश्र धातु, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, ये बताना है। पित्त का निर्माण जो होता है वो आपके यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका ये क्या कहते हैं बी सही हो जाएगा। यकृत में पित्त का निर्माण होता है, लेकिन पित्ताशय में ये क्या होता है संचयित होता है, मतलब इकट्ठा होता है। ठीक है, बाद में यहाँ पे निर्माण होने के बाद पित्ताशय में ये आके संचयित हो जाता है। गलत नहीं लगाना है, ध्यान देना है। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ पे होता है।
तो यकृत में अमोनिया का यूरिया में जो परिवर्तित होता है वो यकृत में ही होता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार जो होता है वो आपके 1300 से 1400 ग्राम के मध्य में होता है, लगभग में कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द्विनिषेचन विशेष लक्षण क्या है? द्विनिषेचन विशेष लक्षण जो है वो आपका आवृत्त बीजी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है आपके मैथ के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। मैथ्स के प्रश्नों को 20 प्रश्न जो होते हैं इसको हम लोग स्किप करेंगे। आप लोग को इसको हल करना होगा तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब जो है टेलीग्राम पे जाके वहाँ से फॉलो करके उसको जो है वहाँ से PDF को लोड कर सकते हैं, और लोड करने के बाद इसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वहाँ से जा कर के आप लोग सॉल्व करिए, अन्यथा ये सर के द्वारा जो है पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये 71 प्रश्न से, तो इसका प्रश्न जो है कौन सा सही होगा। चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न है। पहले, कौन सा एक लैंगून नहीं है? लैंगून का तात्पर्य है कि कौन सा एक लैंगून झील नहीं है, ये बताना है। तो इसमें जो सही होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पेरियार झील जो है ये लैंगून का उदाहरण नहीं है। बाकी अष्टमुड़ी झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, ये सारे झील जो हैं लैंगून के उदाहरण हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और पेरियार झील जो है ये केरल में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विषुवत वृत्त क्या दर्शाता है, ये बताना है। तो विषुवत वृत्त जो दर्शाता है वो आपका 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर सही हो जाएगा। विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कुछ भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, वो 0 डिग्री अक्षांश होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा कहाँ से चलती है, ये बताना है। तो ये अगुलहास जलधारा जो है ये दक्षिणी हिंद महासागर से प्रवाहित होने वाली एक गर्म और अस्थाई धारा है। ध्यान रखिएगा, ये गर्म धारा है। ठीक है, अगुलहास जो है गर्म धारा है, और ये दक्षिणी हिंद महासागर से चलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, इरडा, ये जो इरडा लिखा गया है ये किसका नियमन करती है? तो इरडा जो होती हैं यह बीमा नियामक कंपनियां हैं। ठीक है, कंपनियों इसका जो है ये निगमन करती है, बीमा नियामक कंपनियों का। तो ऑप्शन नंबर बी बीमा कंपनियां सही हो जाएगा इसका। इसी के साथ अगला प्रश्न है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना सबसे पहले देश में कहाँ की गई है? तो जो किया गया है वो आपके लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो सी सही हो जाएगा, लातूर महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट है 76, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये किसका कथन है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी नहीं भगवान नहीं मानूंगा। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित किया जा रहा है? तो ये आपका ऑप्शन जो सही होगा पहला ही, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित लगाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर पहला है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है ये इसकी स्थापना जो है वो 1988 में हुई थी। ठीक, कितने में? 1988 में जो है
तत्कालिक जो है हो गई थी। और ये बात करते हैं किसकी सहायता से हुई थी, तो ये रूस की सहायता से हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ जो है निकिल है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न, सिक्किम एक नया राज्य बना, तो किस संशोधन के तहत सिक्किम एक नया राज्य भारत का बना? ये पहले भारत से अलग था, सभी लोग को मालूम ही है। तो 79 में जो सही होगा ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सिक्किम राज्य जो है ये 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का एक राज्य का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही हो जाएगा। और ये 1975 में भारत का एक अंग बन गया था। ठीक, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित जो दर्रा है उसका क्या नाम है? तो यहाँ पे उसका पाल घाट नाम है, जो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक, और ये जो है मुंबई के लिए सड़क जो है सड़क को रेल मार्ग से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका पाल घाट सही हो जाएगा, बी सही होगा। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? चलिए ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो देखते हैं ऑप्शन आप लोग को दिख जाए। चलिए उम्मीद है कि दिख रहा है ऑप्शन, तो बताइए कमेंट करके कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें बाल केंद्रित पाठ्य चर्चा का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, यही जो है विद्यालय का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ठीक, एक विद्यालय यही जो है सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कहा गया है कि बच्चों के बारे में किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो चलिए देखिए ऑप्शन कौन सा कथन है जिससे बच्चों के बारे में वाइगोत्स्की जी हमारे सहमत हो जाते हैं। तो वो कथन है आपका डी कथन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें बच्चे वयस्कों और समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ZPD का जो सिद्धांत भी दिया गया था इन्हीं के माध्यम दिया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को उसके बाद किस तरह देखा जाना चाहिए ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, जो कि विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, समावेशी विद्यालय किसके अतिरिक्त किन प्रश्नों पर मनन करता है? तो बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से हमें अलग करते हैं, इसी के अतिरिक्त जो है मनन करता है। ये ऑप्शन बी इसका सही होगा, क्योंकि समावेशी में सभी आएंगे बट ये नहीं आएगा। ठीक, इसी के अतिरिक्त सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे इसका तात्पर्य है कि समावेशी विद्यालय जो है उसमें कौन सा सही काम नहीं होता है, बाकी सभी होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है ये नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। ठीक, चलिए अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ किस तरह से देखी जानी चाहिए? तो जो उनके द्वारा गलतियां त्रुटियां की जाती है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में उसे देखी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बच्चे कैसे होते हैं? चलिए देखिए, बच्चे दिए गए हैं, उसके बाद ऑप्शन को पढ़ना है। तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निस्यंदन यानी छनाई जो है का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये मैकाले के द्वारा दिया गया था, लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये बी ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसी के साथ अगला, प्रोजेक्ट या परियोजना कितने प्रकार की होती हैं?
तो प्रोजेक्ट या परियोजना जो इनके प्रकार हैं वो आपका 2 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बात करते हैं पहले की, तो व्यक्तिगत प्रोजेक्ट एक होता है और दूसरा जो होता है वो सामूहिक प्रोजेक्ट होता है। ठीक, चलिए, अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए हैं। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में जो है इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, WH सेल्डन ने शरीर की विशेषताओं के आधार पर कितने प्रकार की व्यक्ति बताए हैं ये बताना है इसमें। तो शेडलर के द्वारा जो बताया गया है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है, किस विधि द्वारा सीखने के मस्तिष्क का सबसे अधिक उपयोग होता है। तो ये विधि है अंतर्दृष्टि और सूझ विधि के द्वारा जब सीखा जाता है तो मस्तिष्क का सबसे अधिक भाग उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण किस प्रकार से हो सकता है। तो हमेशा ही जो है सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो आपकी तो इसमें किसी भी प्रकार का नहीं हो सकता। जैसे कि कोई बालक कभी कम भी सीखता है, कभी ज़्यादा भी सीखता है, कभी ना भी सीखता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि उपरोक्त में से किसी भी प्रकार का नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अध्यापन की कौन सी विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। तो जो अधिकतम ज्ञान को प्रोत्साहित करती है वो आपकी प्रयोगशाला विधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला विधि के माध्यम से जो है अधिकतम ज्ञान का प्रयोग प्रोत्साहित करती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी प्रयोगशाला विधि सही होगा। नेक्स्ट है, डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है। यह डिस्ग्राफिया जो है एक प्रकार का अक्षमता कह सकते हैं या विकार कह सकते हैं या बीमारी भी थोड़ा कह सकते हैं। तो 95 का ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। डिस्ग्राफिया जो है ये लेखन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर लेखन अक्षमता से संबंधित है, पहला ऑप्शन सही होगा। पठन की बात करेंगे, पठन अक्षमता थी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कमेंट करके आप लोग इसके आंसर को बताएंगे। और गणना अक्षमता की बात करते हैं तो गणना अक्षमता जो होता है हमारा वो डिसकैलकुलिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व भिन्नता का क्या अर्थ होगा ये बताना है। 96 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे कभी भी नहीं होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा, यही व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, बच्चे के उदित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ये कथन किसका है। चलिए ऑप्शन भी आप लोग को दिखा देते हैं, दिख रहा होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सही है। ये कथन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर पहला जो है सही होगा, ये कथन इसी पे आधारित है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है तो वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या कारण हो सकता है ऐसा जो उसके साथ हो रहा है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो आपका कारण है कि शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेश का सामना नहीं कर सकती है, इसलिए ऐसा हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के
प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो बी ऑप्शन सही होगा। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पुरस्कार के कितने प्रकार होते हैं? तो पुरस्कार के 2 प्रकार होते हैं, ठीक। पहला जो होता है वो सामाजिक होता है, दूसरा जो होता है भौतिक होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका 2, पहला ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है ये महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर के रूप में मनाया जाता है, जो कि 2 अक्टूबर इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर सही है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न में कहा गया है कि राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस जो मनाया जाता है वो 17 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही हो जाएगा, 17 नवंबर। और 10 दिसंबर को जो बी ऑप्शन में है उसके दिन राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। और 11 दिसंबर को जो डी में दिया गया है उसमें विश्व बाल कोष दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस, 26 नवंबर को बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन हमारी जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न था, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, ये बताना है। तो ये बरसाना में मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश का बरसाना जो है स्थान है, जगह है, वहाँ पे लठमार होली मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ पे मनाई जाती है? तो हरिदास जयंती जो मनाई जाती है वो वृंदावन में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा है जो उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो बिरहा, ढोला मारू, कजरी, रसिया, इसमें कौन सा है ये बताना है। तो ये जो ढोला मारू है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, बाकी बिरहा, कजरी और रसिया ये सभी हैं, ठीक है। और ढोला मारू की बात करते हैं तो ये राजस्थान का लोकगीत है, ठीक। तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? 106 में सुमेलित जो नहीं है वो सी ऑप्शन, चैती रोहेलखंड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, कजरी अवध ये सभी जो है मेल हैं। बाकी ये चैत रोहेलखंड वो ये जो है मेल नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये अगर इसकी बात करते हैं तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है, रोहेलखंड ना होकर के यहाँ पे अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश होता तो सही होता। चलिए अगला प्रश्न है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की गई है, चित्र है एक, इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है यही बताना है। तो ये सी शिवनंदन नौटियाल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत की बात किया जा रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की नहीं की जा रही है। 108 का ऑप्शन नंबर पहला, गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन नंबर पहला है इसका गोंड सही हो जाएगा। गोंड जो है ये हमारे देश में लगभग 74%, लगभग इनकी लगभग कह सकते हैं 74 लाख जनसंख्या है। कितना? 74 लाख, ठीक है। तो ये ऑप्शन गोंड सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? अच्छा प्रश्न है। तो शोक के रूप में जो मनाती हैं दीपावली को वो हमारी जनजातियां हैं, ये थारू जनजाति हैं। ऑप्शन नंबर पहला थारू सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर जो स्थित है वो राप्ती नदी के किनारे पर तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राप्ती। नेक्स्ट है, किस भारतीय व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा प्रदान की है? तो चलती फिरती जो सबसे पहले एटीएम सेवा प्रदान किया है वो व्यावसायिक बैंक का नाम है ICICI।
पहला ऑप्शन इसका ICICI बैंक हो जाएगा। ऑप्शन पहला सही होगा। नेक्स्ट है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल नृत्यांगना सोनी चौरसिया ने किस नृत्यांगना का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो हेमलता कंडमंडलू का जो है रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही हो जाएगा। ठीक, लीजिएगा थोड़ा, कंडमंडलू सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, 65वें की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो 65वां जो दिया गया है वो आपका दिया गया है न्यूटन को। ऑप्शन नंबर पहला है इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रस्तावित जेवर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की स्थापना हो रही है वो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया जा रहा है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो है स्थापना किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका गौतम बुद्ध नगर सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, हाल में खबरों में रही कुदुम्बाश्री जो है ये क्या चीज़ है, ये इससे बताना है। तो इसमें केरल की जो महिला सशक्तिकरण एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है, इसका संबंध इसी से है। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध नेशनल पार्क को 2 भागों में विभाजित कर विश्वनाथ वन नामक एक नया खंड सृजित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी सही हो जाएगा। इसको काजीरंगा नेशनल पार्क को 2 बड़ा भागों में डिवाइड करके विश्वनाथ वन नामक एक नया खंड सृजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक ताज जो ट्रेपेजियम जोन जैसे TTZ जिसको शॉर्ट में कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश के 5 जिले में शामिल है। तो कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है ये बताना है। तो इसमें जो उन्नाव है ये नहीं शामिल है, बाकी मथुरा, हाथरस, एटा शामिल है। ठीक, चलिए अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का किस जगह पर अंतिम संस्कार किया गया है? ये सारे आपके जीके के प्रश्न हैं, स्टैटिक जीके के। तो इसमें जो है और करंट अफेयर भी साथ साथ है। तो इसका आंसर जो होगा 118 का वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी अंतिम संस्कार जो हुआ है इस स्मृति स्थल पर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, चीन द्वारा विगत 50 वर्षों में सबसे अधिक पानी छोड़े जाने के कारण अगस्त 2018 के अंतिम सप्ताह में सियांग नदी में बाढ़ आ गई थी। तो सियांग नदी जो स्थित है ये किस राज्य में है यही बताना है। तो ये नदी जो है आपका वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और यहीं पे जो है बाढ़ आ गया था 2018 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने 31 अक्टूबर 2018 को किस जगह पर विधवाओं के आश्रम कुटीर उद्योग का उद्घाटन किया? यहाँ पे जो ऑप्शन प्रश्न लिखा गया उसके अनुसार आंसर को बताना है। ठीक है, अन्यथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन, जो कि वृंदावन में इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न 18-19, ये यहाँ पे जो करंट अफेयर है थोड़ा पुराने हैं। तो 18-19 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना तय किया गया है? देखते चलिए, ज़रूरत नहीं है फिर भी देखते चलिए। तो इसका समर्थन मूल्य जो निर्धारित किया गया था वो आपका डी ऑप्शन 1840 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया था। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, 17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन जुलाई 2018 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका ऑप्शन जो सही है वो सी वैंकूवर में हुआ है। चलिए थोड़ा तेज़ी के साथ चलेंगे। 2018 दिल्ली में आयोजित दिल्ली डायलॉग का संबंध किस समूह से है? तो ये भी भारत आसियान समूह से इसका संबंध है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 किसको दिया गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 24 नंबर, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसको जो दिया गया है वो चित्रा मुदगल को दिया गया है। ऑप्शन नंबर पहला है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2000 रन बनाए हैं? तो यहाँ पे ये मिताली राज जो हैं ये
सबसे पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 मैचों में 2000 रन बनाए हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिताली राज। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, केनाइन डिस्टेम्पर वायरस यानी DDCDV के संक्रमण से हाल में किन जानवरों के मरने की खबरें समाचार पत्रों में छपी थी? तो ये जो छपी थी एशियाई शेरों के मरने की खबर छपी थी। ऑप्शन बी सही होगा। इसी के साथ अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित जो किया गया है वो आपका सोलर अलायंस के लिए सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ अगर उत्तर प्रदेश में किस जगह पर राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र यानी स्थापित करने की मंजूरी 10 अक्टूबर 2018 को मिला था? तो ये जो मिली है वो डी ऑप्शन इसका सही होगा, गाजियाबाद, बिल्कुल सही होगा। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, ग्रामीण सर्वेक्षण पुरस्कार 2018 किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया गया? तो ये जो हरियाणा को दिया गया है। थोड़ा तेजी के साथ चलेंगे। किस राज्य में 2 अक्टूबर 2018 को अपनी खुद की राज्य खाद्य सुरक्षा स्कीम प्रारंभ की है? तो ये ओडिशा है अपना, सही हो जाएगा बी ओडिशा। नेक्स्ट है, और ये यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे आप लोग, इसमें हम आंसर बताएंगे, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर का ऑप्शन बी जो सही होगा वो बी सही हो जाएगा, 54 सही है। नेक्स्ट है, बेनरा आरेख में यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिएगा बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें 33 नंबर में भी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक इसका सही होगा। इसी के साथ 34 को देख लेते हैं। 34 में जो ऑप्शन सही है वो भी डी ऑप्शन 336 सही होगा। आप लोग इसको लगाइएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, हम आंसर को बता दे रहे हैं जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। और इसमें जो है ये कथन निष्कर्ष का जो है आपका प्रश्न है, चलिए दिख रहा होगा, इसको पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करें। तो 135 का जो सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। अच्छा पूरा देख लेते हैं, हाँ इसमें डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, और ये कंप्यूटर के प्रश्न है, इसमें बताएंगे कोड भाषा में जो COM यानी कॉम कैसे लिखा जाता है ये बताना है। अच्छा ये तो रीजनिंग का ही प्रश्न था, 36वां प्रश्न देखना है, ठीक। 35 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या इसमें कैसे दे रहे हैं कुछ समझ में नहीं। चलिए देखते हैं, ये 136 को देख लेते हैं। 136 में लिखा गया है कौन डाटाबेस से संबंधित है। तो जो डाटाबेस से संबंधित है वो आपका EMS एक्सेस संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक मिनट, ठीक, सी इसका MS एक्सेस सही होगा। और ये भी बात करते हैं MS वर्ड और MS एक्सेल की। तो MS वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शब्द संसाधक है, ठीक। और एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट अनुप्रयोग है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नोटपैड तो जानते ही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। तो इसके आविष्कारक जो हैं वो सन माइक्रोसिस्टम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके संस्थापक जावा के यही हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन से हैं। तो इसके जो तीनों भाग हैं मुख्य रूप से ये ALU है, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर है। ऑप्शन पहला ही इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अगर ALU की बात करते हैं और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। नेक्स्ट है, OCR का पूर्ण नाम। अच्छा चलिए यहाँ पे पूरा नाम बताना है OCR का। तो OCR का पूरा नाम जो है वो आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन जो है इसका जो सही हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है। तो जंक ईमेल का जो अन्य नाम है वो आपका इनबॉक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका इनबॉक्स सही हो जाएगा। एक मिनट, इनबॉक्स नहीं होगा, स्पैम इसको कहते हैं, ठीक।
स्पैम सही होगा यहाँ पे, हाँ ठीक। चलिए, अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सफल अध्यापक वह है जो, जल्दी जल्दी में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक। चलिए तो बताइए इसमें कौन सा सही है। एक सफल अध्यापक है जो संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिगम के लिए अभिप्रेरित करता है। 142 का जो अधिगम के लिए अभिप्रेरित करता है वो कौन सा ऑप्शन है। तो लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि जो होती है, यही अभिप्रेरित करता है कि अधिगम जो है यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो हमारा व्यवहार जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए, वो एक अध्यापक का होना चाहिए कि वो समाज सुधारक के रूप में हो। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो वर्तमान में यहाँ पे बात किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब वर्तमान नहीं लगा रहेगा तो आप लोग सभी बताएंगे। तो इसमें जो किया गया है वो 6 हैं, लेकिन जब संविधान निर्माण हुआ था 7 था, ठीक। जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 के काम में ला जा करके रखा गया है, जिसे अब वर्तमान में 6 हो गए हैं, ठीक। और 6 के नाम जो हैं वो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और वहीं पे सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, और अगला जो है 6ठा संवैधानिक अधिकार है। ये सारे अधिकार हैं आपके 6। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुशासनहीनता निवारण का अस्थायी उपाय क्या है, ये बताना है। तो अनुशासनहीनता निवारण का जो अस्थायी उपाय है वो आपका है, कारणों का पहले निवारण करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे उसका सबसे अस्थायी उपाय होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक बुद्धि से संबंधित व्यवसाय नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा संबंधित व्यवसाय नहीं है, सूक्ष्म वो भी। तो ये यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर 146 का सी ऑप्शन संगीत हो जाएगा। संगीत ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये व्यवसाय नहीं है जो कि बुद्धि से संबंधित रखता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक केंद्रित कक्षा में अध्यापिका क्या करेगी। 1 मिनट, चलिए ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को। अच्छा, अभी ऑप्शन नंबर डी नहीं दिखा, ठीक। चलिए डी भी दिख रहा होगा। अब बताने का कोशिश करें कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो इसमें जो सही है वो डी ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि कहा गया है कि इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करना जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। तो कि ऑप्शन नंबर इसका डी ही सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा समझ के लिए शिक्षण को संदर्भित नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा वो है जो समझ के लिए शिक्षण को संदर्भित नहीं करता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और क्रियाओं को याद करने के लिए योग्य बनाता है, यानी बनाना ऑप्शन सी सही होगा। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, थोड़ा लंबा प्रश्न है, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर आंसर को देखा जाएगा। तो इसमें पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने एवं प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। तो ये पाठ्यचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जिसका पृष्ठ संख्या 13, इस पृष्ठ में शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो पूरा पथन्ना ही लिख दिया गया है, लेकिन मेन उद्देश्य जो है यही होना चाहिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार जो पृष्ठ संख्या में लिखी गई है, एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए, प्रश्न यही है। तो चलिए बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो इसमें जो होनी चाहिए वो बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान का साझा करने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न में, और इस प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं अभिप्रेरणा और अधिगम में कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों
में भीतरी प्रेरणा प्रेरणा जो है होती है, जैसे कि सीखने में अंतर्निहित इच्छा हो, उनकी इच्छा नहीं है तो ये जो है प्रभावी नहीं होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, बाकी सभी जो है सही नहीं होंगे। चलिए सी सही होने के साथ यहाँ पे हम लोग 150 लगभग 20 को छोड़ते हैं अगर मैथ के, तो 130 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। तो आप लोग बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न आज के सही बन रहे हैं। तो और हमारी वीडियो कैसे लग रही है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए।